अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि प्रोग्राम में मैं हूं अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, 40वां रोज़ गुज़र चुका है। भारत कश्मीर में जो जुल्म की इंतहा कर रहा है वो आप सबके सामने है। मीडिया को मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। पब्लिक पे जुल्म तशद्दुद की जो दास्तानें हैं वो कायम की जा रही हैं। बेसिक नीड्स से वो लोग महरूम हैं, अदवियात के लिए तरस रहे हैं। तालीम, इलाज, मालेजा, तमाम ऐसी चीज़ों से कश्मीरियों को महरूम रखा गया है। 5 अगस्त के बाद 370 और 35A जो भारत ने ये इक़दाम किया है, भारत इस वक्त खौफज़दा है कि कश्मीरी जब भी उन्हें हमें फ्री छोड़ा गया तो वो भारत के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। भारत इस वक्त इस कदर भोखलाट का शिकार है कि कश्मीरियों पे बंद कमरों में जुल्म और तशद्दुद की दास्तानें कायम कर रहा है और कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल पर खड़ी है और मसला कश्मीर इस वक्त एक फ्लश पॉइंट बना हुआ है और इंटरनेशनलाइज हुआ है। लेकिन आज की नशिस्त में हम ये डिस्कस करेंगे, चूँकि आज की हमारी इस प्रोग्राम में आज के ख़ास जो मेहमान हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत व ख़जाना डॉक्टर नजीब नक्की ख़ान साहब, जो कि आज के प्रोग्राम में हम उनसे तल्ख़ सवालात भी करेंगे कि 72 सालों में मसला कश्मीर वैसा का वैसा ही है, जूं का तू ही है। ये मसला आज तक हल नहीं हो सका। आखिर ज़िम्मेदार कौन है, इस मसले का हल क्या है? और कश्मीरी जो इस वक्त भारत जो इस वक्त कश्मीरियों पे जुल्म और तशद्दुद की करब और दास्तानें कायम कर रहा है, तो हमारी एजे के गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या प्लान्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजीब नक्की साहब, आज आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, 370 और 35A के बाद जो कश्मीर में सूरत हाल है, 41वां रोज़ आज कर्फ्यू का है और बेसिक नीड्स से वो लोग महरूम हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान ने या मोदी सरकार ने एक प्लान करके ये एक्शन किया और प्लान में शामिल था, उन्होंने जो टाइमिंग्स भी की, उस टाइमिंग्स में 2 चीज़ों को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया। एक कि जितनी आलमी अदारे हैं या आलमी असम्बलीज़ हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, असम्बलीज़ हैं जितनी, चाहे यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, वो सब छुट्टी में होती हैं इस दौरान। तो वो जो आवाज़ उठनी थी ह्यूमन राइट्स की, तो वो एक उसको टाइमिंग ऐसे था। दूसरा था कि पाकिस्तान FATF के अंदर भी गया हुआ, वो भी अक्टूबर के अंदर उसकी एक हेयरिंग होनी थी, तो वो भी एक टाइमिंग ऐसा उसने चुना था। लेकिन जो उसकी गलत प्लानिंग में जो चीज़ उसकी समझ से बाहर थी कि जबर से उसने पहले फ़ौज में इजाफ़ा किया, 2-3 लाख इजाफी फ़ौज उसने वहाँ भेजी। उसके बाद जब सीज किया तो आज जैसे आपने कहा तकरीबन 40 दिन हो गए हैं, वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था कि इतनी देर रेजिस्टेंस होगी। वो समझ रहा था कि लोगों को दबा के, धमका के, जुल्म करके खामोशी करा देंगे, इसके बाद कर्फ्यू उठा देंगे तो लोग नॉर्मल हो जाएंगे, मेरी ये कार्रवाई चल जाएगी। लेकिन जहाँ उसकी प्लानिंग में गलती आई, वो उन लोगों का वो नहीं काबू कर सका। यही वजह है कि आज 40 के दिन के करीब हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो कर्फ्यू उठाने की पोजीशन में नहीं है। कर्फ्यू को दूर की बात है, वो अब किसी को वो वादी में लेके जाने की पोजीशन में नहीं है। इवन जो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, वो भी गए, उनको भी एयरपोर्ट से वापस कर दिया। उस पोजीशन में नहीं था कि उनको वो फील्ड में लेके, ग्राउंड में लेके जा सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ, हमारे भाई बहन बच्चे जितने भी हैं, बुज़ुर्ग, उन्होंने इसको जुल्म के आगे डटे रहे और आज 40 दिन हो गए हैं, वो हिंदुस्तान अपने उस चीज़ में अभी तक कामयाबी उसको नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, जो कि इस वक्त यूरोप के दौरे से होके वापस आए हैं, एक तो ये बताइएगा कि यूरोप में गए, किन किन लोगों से उनकी मुलाकातें हुई और कश्मीर इशू को कहाँ कहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया और कहाँ कहाँ पे उठाया? अमेरिका भी गए, वाशिंगटन भी गए, न्यूयॉर्क भी गए, इंग्लैंड में भी गए और ब्रसल्स में भी गए। इन सारी जगह से वो होके आए, क्योंकि ये जो किस्सा, जब ये ऐसा, हम क्योंकि इसके फरीक हैं एज ए कश्मीरी, हम जाके जब बात करते हैं वो फ़र्क होता है। पाकिस्तान बिल्कुल हमारा वकील है, बात करता है, लेकिन जब इन अदारों के अंदर हम खुद जाके बात करते हैं बतौर फरीक, पाकिस्तान हिंदुस्तान तो अपनी बात करते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं तो हमें बतौर फरीक है, जब फरीक बात करते हैं। और इस वक्त तो सिर्फ एक ही असम्बली बाकी रहेगी, ये जो आज़ाद कश्मीर की, जिसको हम आप कहते हैं कि पूरी कश्मीर की असम्बली यही है, बाकी तो ख़त्म ही हुई हैं इस वक्त। तो यही कहते हैं, अब सब कहते हैं कि जो फ़ारूक हैदर साहब हैं वो पूरे कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। तो उन्होंने जाके इन जगहों के अंदर जहाँ चीज़ें मैटर करती हैं, अब वो पुराना ज़माना तो नहीं रहा कि आप सीधा लड़ाई के लिए दौड़ पड़ेंगे और थोड़े ये चीज़ें ले, वो भी बहुत ज़रूरी है,
लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों को मोबिलाइज़ करना है जो हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सके। और इसीलिए वो फौरी तौर पे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अमेरिका में गए, डैलस में गए पहले, उसके बाद वो न्यूयॉर्क में आए, न्यूयॉर्क के बाद वाशिंगटन गए, मुख्तलिफ़ लोगों के मिले, पार्लियामेंटेरियंस के मिले, थिंक टैंक से मिले, उसके बाद लंदन में आए। लंदन में उन्होंने एक यूरोपियन इंग्लिश पार्लियामेंट इंग्लैंड के पार्लियामेंट के एमपी से बात हुई। उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर गए और यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन से उनकी बात हुई। तो जहाँ असर को जितनी कोशिश करनी थी इंशाल्लाह उतनी कोशिश वो करके आए और उसके असरात मिल रहे हैं कि अभी ब्रिटिश अमेरिकन सेनेटर्स ने, कांग्रेसमैन ने लेटर लिखा है कि कश्मीर के ऊपर बात करें, कश्मीर इशू में एटलीस्ट उनको रिलीफ दें कश्मीर के ऊपर। इसी तरह ब्रिटिश एमपीज़ ने 50 से ज़्यादा एमपीज़ ने अपनी गवर्नमेंट को लिखा है कि कश्मीर के ऊपर आप बताएं जो वहाँ एटलीस्ट लोगों को रिलीफ दे। इसी तरह अभी यूरोपियन पार्लियामेंट शुरू होने वाली है, उसके अंदर भी ये बात आ रही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब हम देखते हैं सरदार अतीक साहब कश्मीर इशू पे कुछ और कर रहे होते हैं, डॉक्टर नजीब साहब और आपकी गवर्नमेंट कुछ और कर रही होती है, आज़ादी पसंद तहरीकों की अगर बात करें तो वो सीज़ फायर लाइन की तरफ मार्च कर रहे होते हैं और आपकी ही गवर्नमेंट उन्हें पाबंद सलासुल कर रही होती है और उन्हें रोक रही होती है। ज़ाहिर है वहाँ पे जाने के लिए भी ये इम्पैक्ट के भारत किसी भी एक बड़े नुकसान की तरफ जा सकता है। और अगर मजहबी बातों की तंजीमों की बात करें तो वो अलग एक ववेला पीट रहे होते हैं। तो सर ये क्या दुरुस्त नहीं है कि आपकी एक स्टेट और रियासती लेवल पे आप सबको यकजान और एक ज़बान और एक होके तो इस मोमेंट के साथ चलें? जी बिल्कुल, इसीलिए जब ये 5 अगस्त को ये हुआ था तो 7 या 9 अगस्त को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें सारे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत रहनुमाओं को जो आज़ाद कश्मीर में हैं हुर्रियत वाले, उनको भी बुलाया। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड मौजूद थे, उसमें दीनी जमात भी मौजूद थी, सारे मौजूद थे और वहाँ एक मुश्तरका लाएमल तय किया गया था। और उस लाएमल के अंदर ये शामिल था कि हम ज़रूर सीज़ फायर लाइन, अब सीज़ फायर लाइन हमारे लिए रह नहीं गई अब वो क्योंकि इसलिए कि अब हिंदुस्तान ने तो वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया, उसने जो कुछ करना था। अब तो पुराना स्टेटस बहाल हो गया, जो उन्होंने काबज़ किया था, जिस एक्ट के तहत काबज़ किया था एक्ट ही उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो वो कब्ज़ा ही ख़त्म, हम तो ये कहते हैं उनका कब्ज़ा ही ख़त्म हो गया, पुरानी स्टेट बहाल हो गई, सीज़ फायर लाइन रह नहीं गई। लेकिन उसके लिए ये तय हुआ था कि हम सारी पार्टी हेड्स जो हैं वो मिल के उसकी डेट का तयन और उसके क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस भी होने हैं ना, बड़ी सिंपल वाली बात नहीं है, ये 1947-48 वाली बात नहीं है, तो उसके मुताबिक ये काम करना था। तो अभी दूसरा इजलास भी हाल ही में हुआ है, जब वज़ीर साहब वापस आए हैं उस पर भी तय हुआ। उसके बाद पार्टी हेड्स का भी उसी दिन शाम को, ये परसों शाम को भी इजलास हुआ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हेड्स का, जिसमें इन सब ने मिल के उसके लिए कोई डेट का तयन करना है और आगे हिकमत अमली बनानी है। डॉक्टर साहब, मसला कश्मीर इतना एक नाजुक मरहले पे है, लेकिन हम देख रहे हैं वैसे ही बुलंद तरीन नारे भारत के ख़िलाफ़, फलक शगाफ नारे, उसके बाद जलसे जुलूस, तो क्या आप समझते हैं कि कश्मीर के हल के लिए ये काफ़ी है या आपकी गवर्नमेंट ने कोई और भी सोच रखा है? हमारी गवर्नमेंट से मुराद आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, उसका तो एक स्कोप बड़ा लिमिटेड है। इसके अंदर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है और सबसे बड़ा वो जो एक तासुर हो गया था कि ये बायलैटरल इशू हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इशू हो गया है, उसमें हम कश्मीरी तो बीच में आते ही नहीं थे। हिंदुस्तान और पाक हर बंदा कहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी कहीं कि बायलैटरल आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करे। सबसे पहले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आज तक इस मसले में बात में नतीजे पे नहीं पहुंचा क्योंकि भारत इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये अब बायलैटरल की बात नहीं रह गई, जब तक कोई और कुव्वत बीच में नहीं आएगी, इसके अंदर दाखिल नहीं होगी, जब तक ये मसले का हल पेशरफ्त हो नहीं सकेगा। अब क्योंकि एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई है, हिंदुस्तान ने एक कोशिश की उसको गासबाना कब्ज़े को करने की, लेकिन अल्लाह के फजल से और लोगों की जुर्रत से वो कामयाब नहीं हो सका। और अब यकीनी बात है कि कुछ ना कुछ इंटरनेशनल प्रेशर अब डेवलप होता जा रहा है, तो उसका यकीनी बात है कि अब वो बात हर जगह, अब इसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ी देर बाद किसी तरह तस्करा तो आया ना, फर्स्ट टाइम इसका तस्करा ही हुआ, ये भी मैं समझता हूँ एक इनिशियल बात थी, तस्करा इसका आया क्योंकि बात बड़ी कोल्ड सर्द खाने में चली गई। तो शिमला एग्रीमेंट के बाद ये बायलैटरलिज्म पे बड़ा जोर आ गया था, हर मुल्क ये कहता था जी हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बैठ के तस्वीर, एक ही स्टेटमेंट होती थी आपस में बैठ के तस्वीर करें, और पाकिस्तान हिंदुस्तान की बातचीत होती थी, कश्मीर होता था लेकिन हिंदुस्तान इस पर बात ही नहीं करता। 70 सालों में जैसा आपने कहा सलामती कौंसिल में पहली बार कश्मीर का मसला काबिल ज़िक्र हुआ, तो इसका डॉक्टर साहब कसूरवार कौन है? देखिए इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप एक कसूरवार की बात नहीं समझते, हालात तब्दील हो गए,
दुनिया के हालात तब्दील हो गए, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सिचुएशन बड़ी चेंज हो गई, और स्ट्रेटजिकली पहले तो कोल्ड वॉर होती थी, दो ग्रुप्स होते थे, अमेरिकन और रशियन लोग, अब एक ही सुपर पावर बच गया, उसके अपने इंटरेस्ट बन गए, तो वो बहुत सी चीज़ें इसमें मल्टीपल इफेक्ट है और यकीनी बात है। लेकिन इस एक्टिविटी से जो हिंदुस्तान ने ये शुरू की, इसका मैं समझता हूँ उल्टा असर हुआ, और इंशाल्लाह इसमें कश्मीर को बहुत हाईलाइट हुआ, और इंशाल्लाह बड़ा तवक्को है उन लोगों की कुर्बानी ज़रूर रंग लाने की। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जनाब प्रेसिडेंट इमरान खान जा रहे हैं, सलामती कौंसल और जनरल जो इजलास है, तो अगर उसके बाद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी सो रही हो, खामोश हो, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर कुछ एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेगी? जी, हमारे पास तो एक ही स्ट्रैटेजी है कि हम सारे सीज़फायर लाइन ऑफ कंट्रोल को, सीज़फायर लाइन को हम अबूर करें। एक बड़ा प्रेशर बिल्ड होगा इंटरनेट, कोई ये नहीं कि हम 50 ज़्यादा 1, 1.5, 2, 5 लाख बंदा जो है इसको वो अबूर करेगा। हम कश्मीरियों के लिए जाएंगे, हम नहीं कह रहे और जाएंगे, हम एक ही चीज़ हैं, हमारे भाई हैं, उनका हमने सेहत की जो पोजीशन है वहाँ कोई उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही, खाने पीने का मसला बना है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, जो लोग वहाँ दिहाड़ी करते थे या दिहाड़ी कमाते थे वो कमाई ज़रिया बंद है, पता नहीं उनकी क्या पोजीशन है। जिनके हॉस्पिटल में ज़रूरत होती थी, जानलेवा बीमारियों में जिनको जाना पड़ता था, वो पाबंदी लगी हुई है। तो ये इसके लिए हम कश्मीरी, मैं नहीं कह रहा कि सारा पाकिस्तान उठ के आए, हम कश्मीरियों का ये बनता है, और इसी को हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वो हमारी जो पार्टी हेड्स हैं वो बैठ के इसको हालात को देखते हुए इस पर फैसला करें। कश्मीर का मसला मजहबी मसला है या सियासी मसला? एक सियासी मसला है बेसिकली। कश्मीर में देखें, जॉइंट कश्मीर में तो हम जो कश्मीर की बात करते हैं वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, उसमें बाकी लोग भी उसमें शामिल हैं, और उसमें वो बैठे, हम उसी कश्मीर की बहाली चाहते हैं। कहीं हम दोबारा जिहादी जो स्ट्रैटेजी थी मजहब के नाम पे, तो वो भी दोहराएंगे तो नहीं? चूँकि इस वक्त नहीं, देखें, वो कोई स्ट्रैटेजी जिहाद की अपनी जगह बिल्कुल कायम है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जब आप इतना दबाएंगे किसी को तो उसका रिटेलिएशन होगी ना, एक नेचुरल बात है। अब जब आप 35 दिन 40 दिन आप दबा के रखें तो उसका रिएक्शन नहीं होगा लोगों के अंदर। ये जनरेशन नहीं हुआ जो 89 के बाद अभी जवान हुई है, ये तो उस हालात में पैदा हुए हैं, इनके लिए तो ये चीज़ें हैं ही कुछ नहीं जो हम देखते हैं। जैसे आप टीवी में भी देखते हैं, उधर वो फायर कर रहे होते हैं, वो सामने खड़े होते हैं, पाकिस्तान का झंडा, पत्थर, वो आगे से पत्थर मार रहे होते हैं, वो गोली मार रहे होते हैं। डर खौफ नज़र आता है आपको? जो हम झलकियाँ देखते हैं, डर खौफ की नज़र ही नहीं आता। ये वो जनरेशन है कश्मीर के अंदर जो भी कर रही है। देखिए कि जैसे कि 370 और 358 के पहले वहाँ का जो कश्मीरी है, बच्चे हैं, माएँ हैं, तो 7 लाख फ़ौज के सामने शीशा पलाई हुई दीवार थी और वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। तो अभी चाहे भारत 8 लाख फ़ौज तो लगा चुका है, लेकिन अब वो कश्मीरियों का जो गम और गुस्सा है, जो उनकी खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया, क्या भारत उनको कंट्रोल कर पाएगा? इस पर तो ये जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की, इसके बाद तो एक फ़र्क ये पड़ा कि जो भारत नवाज़ कश्मीरी थे वो भी अब उनके वो भी इसमें आ गए कि जनाब ये तो भारत ने हमसे भी वादा, जो शुरू से जवाहरलाल नेहरू ने जो एक इनके साथ एग्रीमेंट की थी शेख अब्दुल्ला के साथ, जिसके तहत 370 और 35A की शिक उसमें डाली थी, उसको जब उन्होंने नक्शा तब्दील किया तो ये भारत नवाज़ कश्मीरी जो थे, जो वहाँ जिनकी सोच भारत नवाज़ी थी, वो भी आके सफ़ में शामिल हो गए कि भारत ने तो हमसे धोखा किया, तो वो भी अब इस लाइन पे आ गए। कश्मीर का ऐसा मसला चूँकि जो बहुत नाजुक मरहले पे है, तो ऐसा कोई हल आपके नज़दीक जो एक हल भी हो, मुनसिफाना भी हो और मुमकिन ना भी हो? बेसिक हल ये है कि हम कश्मीरियों को ही फैसला करना दिया हम क्या चाहते हैं। एक सिंपल सी बात है, दुनिया में और भी जगह होते हैं, हमसे पूछा जाए ना, और जो हम चाहते हैं उसको अमल हो। एक सिंपल सी बात है। अगर आप पहले एक हल की तरफ बात करेंगे, जो हम कश्मीरी चाहते हैं, बेसिक यही इमरान खान साहब ने भी बोला, अगर आपने देखा कि इसका फैसला कश्मीरी करेंगे वो क्या चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब 72 साल हो गए, कश्मीरियों ने तो हमेशा स्टॉन्स यही रहा, नैरेटिव यही रहा, आप भी यही कहते रहे कि जो हम चाहेंगे वही होगा। आपके साथ यही वादा किया गया है कि जो आप चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन 72 साल मज़ीद हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि डायनामिक्स चेंज हो गई, एक मुसलमान होना भी एक मसला बन गया, ये 9/11 आखिरी 9/11 के बाद ख़ास तौर के अंदर, और मुसलमानों की जो तहरीक है उसको वो उस तरह का समझते ही नहीं है, उस तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अदारे जो हैं वो उस तरह का प्रेशर ही बिल्ड नहीं होता, वो इनको थोड़ा सा और तरह लेके जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ अब इस बात के ऊपर
मुस्लिम उम्मा तो हम जिक्र करते हैं, लेकिन उनका भी कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मास बाई टर्की के, बाकी को इतना अच्छा रिस्पांस उन्होंने भी नहीं दिया, लेकिन शायद उनकी लीडरशिप ने नहीं दिया, लेकिन पब्लिक के अंदर ज़रूर एक महसूस है, एक दर्द है जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, आखिरी मेरे 2 सवाल जो कि बहुत अहम नौइयत के हैं। राजा फारूक हैदर साहब ने कहा था, और बहुत वो गम व गुस्सा में भी हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त पूरी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अब बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब वो सीज़ फायर लाइन की तरफ या LOC की तरफ जाना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। तो खान साहब ने कल कहा है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो क्या पहले ये प्रोग्राम था कि हमने निकलना है, तो अब हमने मज़ीद इंतज़ार करना है? ये तो मैंने आपको पहले कहा कि ऑल पार्टीज़ की, इसमें एक अकेले का फ़ैसला नहीं है। सारी जो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल, दीनी, मजहबी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सब ने मिल के एक जॉइंट एफर्ट से हमने इस काम के ऊपर करना है, और इस काम के लिए लेकिन लाज़मात भी हैं इसके साथ, इतना सिंपल बात नहीं है। आज के दौर के अंदर इसको और बातें भी सोच के तो वही इसको तय करेंगे सारी लीडरशिप बैठ के। तो इसीलिए फारूक हैदर साहब ने वहाँ भी अपने कल के जलसे में इमरान खान के सामने इस बात का तस्करा किया था कि लोगों के अंदर आपने देखा होगा बहुत जज्बात है, वो जज्बात का इजहार यही कर रहे हैं कि हम चलते हैं ज़रा हिंदुस्तान, हम ये सीज़ फायर लाइन को ख़त्म करके अपने कश्मीरी भाइयों के पास चलते हैं। कर्नल खान मोहम्मद खान साहब की अगर बात की जाए, आपके वालिद मोहतरम की अगर बात की जाए, तो उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए और इस खित्ते की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तारीख़ रकम की है, लेकिन डॉक्टर नजीब नक्की खान साहब हमें उस तरह नज़र नहीं आ रहे। मेरे दादा की आप जिक्र करें होंगे, कर्नल खान मोहम्मद खान साहब मेरे दादा थे। उस वक़्त के हालात थे, उस वक़्त तो देखें 47 वाला हालात या उससे पहले वाले हालात के ऊपर सियासत उस तरफ जा रही थी। आजकल के हालात के मुताबिक सियासत जो है, जहाँ कश्मीर का जो जिक्र आता है, अभी उससे पहले जो काम में होता रहा, कोशिश अपनी रही, लेकिन यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो आज़ाद खिता में आज़ाद हुआ था, इसके अंदर ज़्यादा काम करने का, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहा। लेकिन यकीनी बात है मेन फोकस तो कश्मीरी इशू है। अब जाके कश्मीर इशू में एक नई रूह फूकी गई है, जिसके अंदर यकीनी बात है आप हर फोरम में मुझे भी पाएंगे। साथ साथ हमारे जो कश्मीरी हैं इस वक्त बड़ी तादाद में आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे देखा जा रहा है, मज़लूम कश्मीरी जो वहाँ पे निहत्ते कश्मीरी हैं, और उनके लिए आपका क्या पैगाम है और भारत को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने एक नई तारीख़ रकम कर दी है, और वो तारीख़ का जवाब 8 लाख फ़ौज ला के और मोदी के प्लान के, हिंदुस्तान के हिंदुस्तान हुकूमत के सारे प्लान का मलिया मेड कर दिया। उसके उनकी जुर्रत को सलाम, उसके ऊपर तो हम कोई और बात ही नहीं कर सकते कि उन्हीं की वजह से आज ये चीज़ जो है रुकी हुई है। नहीं तो जो मोदी का प्लान था वो तो उसने प्लान को अमल करके आगे स्टेप पे चला जाना था, लेकिन उस प्लान में जो अमल नहीं हुआ वो यही वजह है कि जैसे आपने कहा कि 35 से 40 दिन हो गए हैं, लेकिन वो अब उसको कर्फ्यू उठाने के काबिल भी नहीं रहा। कर्फ्यू उठाने के, ये तो पहला स्टेप है ना, कर्फ्यू उठाने के काबिल नहीं मिला, किसी को उस रैली के अंदर लेके जाने के काबिल भी नहीं रहा। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। आज के हमारे मेहमान थे वज़ीर सेहत व ख़ज़ाना डॉक्टर नजीब नक्की साहब, जिन्होंने कश्मीरियों को, उनकी हिम्मत को सलाम पेश किया और कहा कि भारत इस वक्त इस बौखलाहट का शिकार है कि वो कश्मीर में कर्फ्यू नहीं उठा सकता, और अगर कर्फ्यू उठाने की कोशिश जब भी की तो कश्मीरी खामोश नहीं रहेंगे, वो भारत के लिए एक ख़तरा साबित होंगे, और ऐसा ख़तरा साबित होंगे कि भारत कभी भी वो जो खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया है, इनकी आज़ादी में अब हथकंडे इस्तेमाल भारत कोई भी नहीं कर सकता। आज़ाद कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग और पूरा स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर अब भारत के लिए एक ख़तरे की घंटी साबित हो रहा है। बस देर ये है कि भारत कब कर्फ्यू उठाता है। कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के लोगों का, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का, कश्मीरियों को यही पैगाम है, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, और वो वक्त दूर नहीं है जब हम श्रीनगर में, वादी में, जम्मू में और वैली में हम आपके साथ खड़े होंगे और आपके साथ आज़ादी का जश्न मनाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।